हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी एग्जाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और गैसीय स्टेट हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन अभी थोड़े से दिन पहले ही आपका सिलेबस को अपडेट किया है, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे डाले गए हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर भी सिलेबस में मेंशन किया तो क्यों ना उसको भी पढ़ाया जाए। तो गैसीय स्टेट का ये आपका मिसलेनियस जो पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी फॉर गैसियस स्टेट, है ना, कोलिजन मीन फ्री पाथ क्या होता है आपका, कोलिजन डायामीटर क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आइए मैं पहले दिखा देता हूं कि सिलेबस जो नया है वहां पे क्या क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेंशन की गई है, कोलिजन डायामीटर मेंशन किया गया है एंड मीन फ्री पाथ किया गया है। इसके अलावा मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर फिर भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन मैं ये तीनों टॉपिक काफी डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो इसलिए अगर मेंशन किए गए तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर भी अगर यहाँ पे मेंशन है तो मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक। तो चलिए भाई देखो, पहले ही मैंने सारा कंटेंट लिख लिया है और लिखने में ही लगभग मुझे 30 मिनट लगे हैं। ये 30 मिनट आपके सेव हो जाएंगे क्योंकि सारा कंटेंट मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है, ताकि लिखाई में टाइम वेस्ट ना हो। 30 मिनट जो थे आपके लिखने में जो वेस्ट होते वो मैंने पहले ही बचा लिया आपके लिए। ये वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। ये कौन सी कोलिजन थ्योरी? गैसियस स्टेट के लिए जो कोलिजन थ्योरी है वो ये है, अजम्पशंस यूज्ड इन द कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस यूज किए जाते हैं कोलिजन थ्योरी के दौरान गैसियस स्टेट के अंदर। तो वो यही है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड। तो मॉलिक्यूल्स को हार्ड माना गया है, इसी की वजह से यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। रिजिड होते हैं, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, एंड स्पेरिकल नेचर के होते हैं। ये बात हमारी अजम्पशंस हैं ये कोलिजन थ्योरी के। ऑल दी मॉलिक्यूल आर मूविंग विद दी सेम स्पीड। सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है हमने ये मान के चला है, ये कोलिजन थ्योरी हमें अजम्पशन है ये कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल है वो एक ही स्पीड से मूव करते हैं, जिसे हम यू एवरेज बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। एवरेज स्पीड के बारे में मैं काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद मास, शेप एंड साइज, मास, शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल विल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर कोलिजन। देखिए जब कोलिजन हो जाएगा उसके बाद मास, शेप और साइज ये बिल्कुल भी चेंज होने वाले नहीं है आफ्टर कोलिजन। जैसे कोलिजन से पहले थे वैसे के वैसे ही कोलिजन के बाद भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल कैन कोलाइड एट एनी एंगल रेंज फ्रॉम 0 to पाई। देखिए होता है पाई का मतलब 180 डिग्री, यानी कि जो मॉलिक्यूल है ना वो 0 डिग्री से लेके और 100, है ना, मान लो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी 180 डिग्री पे आ सकते हैं, ऐसे कोलाइड कर सकते हैं, ऐसे कोलाइड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो 0 से लेके और पाई के बीच में कहीं पे भी वो किसी भी एंगल पे कोलाइड कर सकते हैं, बट therefore on average 90 डिग्री is considered for relative speed calculation। लेकिन हम हमारे जो एवरेज मान के चलते हैं कि वो कोलाइड किया गया होगा वो 90 डिग्री पे मान के चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल फर्स्ट है, ये एक मॉलिक्यूल सेकंड है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे जो यू रिलेटिव हो जाएगी, इसे हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ये हो जाती है आपका √2/u एवरेज। ये आपका इक्वल हो जाती है √2 इंटू यू एवरेज के इक्वल यहां से हो जाती है। उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली बाई मोलिकुलर कोलिजन्स आर कंसिडर्ड। हम सिर्फ बाई मोलिकुलर कोलिजन ही मान के चलते हैं कि दो ही आपका मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, हम बाई मोलिकुलर मान के चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाई जाती है, वहां पे दिया जाता है कि जो सबसे इफेक्टिव कोलिजन होते हैं वो बायोमोलिकुलर ही होते हैं, ट्राई मोलिकुलर बहुत रेयर मिलेंगे, एंड उसके बाद के तो काफी रेयर मिलते हैं। वो मैंने आपका वहां पे भी पढ़ाया हुआ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी। नेक्स्ट देखिए, अब हम हमारी जो टर्म्स यूज होती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब है हमारा ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपने ना नहीं वहां पे मेंशन नहीं की गई वो भी यहाँ पे, टर्म्स यूज्ड इन कोलिजन थ्योरी।
यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज की जाती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आनी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो टर्म यहाँ पे यूज की गई है वो है आपका नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी को कैपिटल एन और इसके ऊपर स्टार से दिखाते हैं, ये सिंबल होता है आपका नंबर डेंसिटी का। तो क्या मीनिंग हुआ जी नंबर डेंसिटी का? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं, उसी को हम नंबर डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एन स्टार का मीनिंग हो गया एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बनेगी, दोबारा से सुनिए, नंबर डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है ना। डेंसिटी वैसे क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वही हो गया। तो देखो यहाँ पे एन स्टार इज इक्वल टू एन बाई वी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। उसके बाद देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए N को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं भाई, कि भाई कितने एटम्स थे, है ना। N का ये हम मोल कंसेप्ट से, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और इसको डिवाइड कर देते हैं आपका एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू N एंड डिवाइड बाई NART। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को हम नीचे ले गए, तो N बाई वी लिख दिया और R बाई NA लिख दिया। और आप सभी को पता होना चाहिए R बाई NA इज योर KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसे बोलते हैं, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां से देखो ये वाली जो पूरी टर्म है ये बन जाएगी आपका N स्टार जो कि नंबर डेंसिटी है, ये वाली जो टर्म बन जाएगी K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब यहां से आपका नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया कि नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू P अपॉन KT। P यहां पे प्रेशर है, T यहां पे टेम्परेचर है, एंड K यहां पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K यहां पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। देखो भाई ये फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं आपको, हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, या क्वेश्चन आएगा ना न्यूमेरिकल अगर आएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो बिल्कुल आराम से आप उस न्यूमेरिकल को निकाल देंगे। तो एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको N बाई वी से डिनोट करते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT होता है, यहां से हम N की जगह NA अपॉन NA रख सकते हैं, है ना। इसी को सोल्व किया तो थोड़ा सा ये फार्मूला आ गया। तो जो हमारी नंबर डेंसिटी का फार्मूला हो गया वो हो गया आपका P अपॉन KT। नंबर डेंसिटी इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, हाँ आगे वाली टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जो आपके सिलेबस में भी मेंशन की गई है। अब देखिए अगर सिलेबस में आप देखोगे सिर्फ दो चीजें मेंशन की गई है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायामीटर एंड मीन फ्री पाथ। इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन ये तो मेंशन है तो इन तीनों के ऊपर तो बड़ा फोकस करेंगे ही करेंगे, काफी डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए कोलिजन डायामीटर क्या होता है, कोलिजन डायामीटर एट द टाइम ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन, जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए होंगे, कोलाइड किए होंगे, इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई दो मॉलिक्यूल कितने पास आ सकते हैं, है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच, दो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास आ गए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कोलिजन डायामीटर बोला जाता है, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। At the time of bimolecular collision, it is the distance of closest approach between the colliding particle। अब हो सकता है कि वहां पे सिर्फ एक ही टाइप की गैस हो, मान लो सारी वो H2 गैस के पार्टिकल हो सकता है कि वहां पे डिफरेंट गैसेस रही हो, HCl हो फॉर एग्जांपल। तो अगर आपका एक ही टाइप के गैस होगी वहां पे, तो जो कोलिजन डायामीटर होता है वो 2R के इक्वल होता है, 2R के इक्वल होता है। अगर आपका डिफरेंट गैसेस रहेंगी तो जो कोलिजन डायामीटर हो जाएगा वो होगा सिग्मा ए, यानी कि पहले आपको इसका कोलिजन डायामीटर निकालना पड़ेगा और इसका, दोनों का सम, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंट गैसेस के लिए। तो कोलिजन डायामीटर क्या होता है, बहुत ही आसान है। अभी हालांकि मैं इनके डिटेल फार्मूले भी एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज योर कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ बाईमोलिकुलर कोलिजन के दौरान उस टाइम पे इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्यूपाइड बाय टू कोलाइडिंग पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो भाई ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए हैं, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब होगा क्या, देखिए भाई ये इस एटम के रिस्पेक्ट में आप यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसके अंदर जो जो आएंगे वो जो एरिया होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, देखो इतने एरिया, ये आपका क्या नजर आ रहा है आपको, कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वहां पे वो उनके साथ कोलिजन होगा। इसके बाहर जो भी पार्टिकल्स रहेंगे इस मॉलिक्यूल का कोई भी कोलिजन होने वाला नहीं है ना। और अब ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया भाई, और सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये आपका रेडियस बन गई, अब देखो इस पूरे रेड वाले सर्कल की तो सिग्मा रेडियस बन गई है ना। तो अब जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फार्मूला होगा, वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे पाई सिग्मा स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बड़े वाले सर्कल का जो काम कर रहा है वो सिग्मा ही है, सिग्मा कोलिजन डायामीटर। ओके, सभी को बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी ये टर्म। यस, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हालांकि कोलिजन नंबर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कोलिजन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। तो देखिए ये कोलिजन नंबर क्या होगा। अब Z1 क्या है, देखिए कोलिजन नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 का मतलब है कि एक ही टाइप की कोई गैस रहेगी, है ना, या एक ही मॉलिक्यूल आपका रहेगा, ऐसे आप बोल दीजिए। तो देखिए कोलिजन नंबर इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। It is defined as the total number of collision made by only one molecule per unit time, है ना। एक मॉलिक्यूल के दौरान पर टाइम के, है ना, पर यूनिट टाइम, एक मॉलिक्यूल के द्वारा पर यूनिट टाइम कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए हैं, उसी को हम आपका कोलिजन नंबर बोलते हैं। पर यूनिट टाइम में एक सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा कितने कोलिजन हुए हैं, है ना। जैसे कि भाई मान लो एक मॉलिक्यूल ये जा रहा है, बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ से जितने भी रास्ते में मिलेंगे हो सकता है कि वो सबसे टकराता हुआ जाए, है ना। तो ये दिखाया गया यहाँ पे भाई, ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे इस साइड में जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो आपका u रिलेटिव स्पीड से ये जा रहा है, ये वाला पार्टिकल। रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे तो पर यूनिट टाइम में एक मॉलिक्यूल के द्वारा जितने भी कोलिजन हुए होंगे उन्हीं को कोलिजन नंबर बोलते हैं। तो देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 यूनिट, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा इस मॉलिक्यूल ने, तो u रिलेटिव किया होगा, है ना, रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। स्वैप्ड वॉल्यूम इन 1 सेकंड, भाई स्वैप्ड वॉल्यूम का मतलब है कि उसने एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम कवर की होगी, तो वो होगा आपका यानी कि एरिया तो मैंने निकाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना होता है, पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू में ये आ जाएगा आपका v रिलेटिव, u रिलेटिव, है ना, u रिलेटिव, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो लिखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, तो ये क्या हो गया, ये एरिया और ये हो गया डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस आपका बन जाएगा dv, क्या बन जाएगा dv। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दी v वॉल्यूम, कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम मान लेते हैं कि n हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन dv वॉल्यूम, तो dv वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, n, ये रहा v नीचे आ जाएगा इनटू में dv, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन dv, है ना। भाई जो dv यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है उसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर टोटल इतने मॉलिक्यूल लाई करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए अब आगे जाके क्या करेंगे, तो जो कोलिजन नंबर का जो फार्मूला था वो क्या था, n/v, ठीक है, ये हो गया जी आपका, एक मिनट भाई स्टूडेंट्स, देखिए ये n/v हो गया इनटू में dv कहां पे निकाल रखा है, ये रहा dv कहां पे निकाल रखा है, ये रहा dv। तो यहाँ पे n/v इनटू में क्या करेंगे, यहाँ पे n/v इनटू में पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू में u रिलेटिव आ गया, और इसी को जब आप सोल्व करेंगे काफी अच्छे से, इसी टर्म को मैं बोल सकता हूं नंबर डेंसिटी, इसी टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर डेंसिटी। तो जो आपका यहाँ पे कोलिजन नंबर आ जाएगा, है ना, कोलिजन नंबर Z1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, u रिलेटिव इनटू में n स्क्वायर। यहाँ पे जो टर्म्स है उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सिग्मा इज योर कोलिजन डायामीटर, CD का मतलब है कोलिजन डायामीटर, u रिलेटिव ये स्पीड हो गई आपका, एंड दिस इज नंबर डेंसिटी, दोबारा से देख लीजिए कैसे हमने निकाला है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा u रिलेटिव,
स्वैप्ट वॉल्यूम, भाई कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी 1 सेकंड के दौरान, या कितनी वॉल्यूम यहाँ पे, तो वो हो गया ये एरिया इनटू में ये डिस्टेंस जो कि dv के इक्वल होता है ना। उसके बाद v में कितने पार्टिकल, v वॉल्यूम ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी v वॉल्यूम होगी वो n है, और नंबर ऑफ कितना n बाई v इंटू dv का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कोलिजन नंबर ना, ये रहा। अब देखो यहाँ पे ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, अगर हम मान के चलें भाई सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही मूव कर रहा था ना, तो मानोगे तो जो u रिलेटिव हो जाएगा वो होता है आपका √2 ug, u एवरेज के इक्वल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या करना, जहां पे u रिलेटिव है उसकी जगह √2 u एवरेज पुट कर देना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। बट ये वाला फार्मूला कब बनेगा, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, तो फिर u रिलेटिव u एवरेज के इक्वल ही होगी, और ये फिर आपका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आ गए हैं आपका कोलिजन नंबर के लिए, ये दो फार्मूले आ गए हैं आपका कोलिजन नंबर के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यस, ये आपके सिलेबस में मेंशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हालांकि मैं तो भाई काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इस है ना गैसीय स्टेट में पूछने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, Z11 एंड Z12 इसका मीनिंग क्या हुआ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 एंड Z12 क्या मीनिंग हुआ, अभी एक्सप्लेन करते हैं। It is the total number of collision made by all the molecule per unit volume, per unit time and per unit volume। इसका मीनिंग ये है कि भाई कितने कोलिजन हुए ऑल मॉलिक्यूल के द्वारा, सारे मॉलिक्यूल के द्वारा, पर यूनिट टाइम, एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज यूज कर दी गई है, वो है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप कोलिजन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आता था डेफिनेशन में, पर यूनिट टाइम आता था। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया है आपका, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाई ऑल दी मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे Z11 क्यों लिखा हुआ है, इसका मीनिंग मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो Z1 यानी कि कोलिजन नंबर इनटू में क्या आ जाएगा आपका डेंस नंबर, आपका क्या आ गया ये आपका नंबर डेंसिटी बाई डिवाइड बाई 2। यस, अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, है ना, ये क्या लिख दिया आपने ना, ये क्या लिख दिया। देखो भाई यहाँ पे 1 का मतलब है कि सेम ही गैस रही होगी, सेम गैस रही हो तो 1 बोलेंगे। ये रहा, देखो इसका मीनिंग है Z1 तो हो गया आपका क्या कोलिजन नंबर, Z1 तो हो गया कोलिजन नंबर, ये n स्टार हो गया नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी का मीनिंग मैंने क्या बताया था, पर यूनिट वॉल्यूम कितने, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल होते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या था हमारा n स्टार था। अब कहोगे जी इसको 2 से डिवाइड क्यों कर दिया, देखिए इसका रीजन सिंपल सा है। मान लो भाई दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, देखो n स्टार का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, n स्टार का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड पर यूनिट वॉल्यूम। Z1 का मतलब होता है टोटल कितने नंबर हैं कोलिजन नंबर। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड क्यों किया गया, देखो अगर मान लो भाई ये दो मॉलिक्यूल अगर टकराएंगे, ठीक है, तो इसके लिए कोलिजन नंबर हो गया भाई Z1 हो गया मान लो, है ना, सेम ही है तो ये, और दूसरा क्या हो गया यहाँ से n स्टार हो गया, नहीं रहा तो ये। अब लेकिन है ना, इसको आप क्या करोगे, इसको एक कोलिजन इसके लिए एक अलग कोलिजन मानोगे कि यहाँ पे हुआ भाई, और इसके लिए अलग कोलिजन मानोगे, बट हुआ तो ये एक ही कोलिजन है ना, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया जाता है। देखो इसके लिए हम अलग से बोलेंगे कि भाई आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसके लिए अलग से होगी, इसके लिए अलग से होगी, बट हो तो ये एक ही कोलिजन रहा ना, इसलिए इसको हम Z1 इंटू में n स्टार बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, Z1 की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पे निकाली है, आप देख सकते हैं ये रही Z1 की वैल्यू। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, यहाँ पे ऑल वर्ड यूज कर दिया इसलिए, तो √2 पाई सिग्मा स्केयर u एवरेज n यहाँ पे था ही ऑलरेडी इस फार्मूला में पहले से ही, और ये n स्टार हो गया। तो जब आप सोल्व करोगे इसको तो देखो इस √2 से ये √2 नीचे आ जाएगा, उसके बाद सारा सेम है, यहाँ पे आपका n का स्केयर कर दोगे, तो ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। कैसे आ रहे हैं बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी ऐसी टर्म नई चीज में आपको बता नहीं रहा हूं जो आपको समझ में ना आए।
अब इसको आप नोट कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ऑल दी कोलिजन इन्वॉल्व अनलाइक मोलिक्यूल, है ना, अगर अनलाइक मोलिक्यूल हो, अलग अलग मोलिक्यूल हो, है ना, यहाँ पे तो मैंने क्या कहा था, एक ही टाइप की गैस है, एक ही टाइप के मोलिक्यूल है, इसलिए हमने Z1 यूज किया था और इसको Z11 लिख दिया था। अगर अलग अलग टाइप के हो तो क्या हो जाएगा, if if the collision involve two unlike molecule, the number of bimolecular collision is given by Z12, तो Z12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये U एवरेज रहेगा, यहाँ पे N1 का स्टार, यहाँ पे N2 का स्टार, क्योंकि फर्स्ट वाले के अलग नंबर वो हो सकते हैं आपका नंबर डेंसिटी और इसके अलग नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे U एवरेज का फॉर्मूला पुट कर देंगे, यू एवरेज का फॉर्मूला, है ना, एवरेज स्पीड मैंने निकलवाई हुई आपको ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगी, √8RT बाई पाई म्यू, म्यू का मीनिंग होता है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास, जिसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 और m2 क्या है यहाँ पे मास हो जाएंगे। सिग्मा 12 कैसे निकालोगे, तो सिग्मा 12 निकालना मैंने बताया था, अगर आपके पास अलग अलग एटम्स रहे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, N1 स्टार एंड N2 स्टार क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2, है ना, ये इतना सा चेंज आ जाएगा अगर आपके पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हो। यस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब, इसका मीनिंग यही होता है कि आपको मूवमेंट करने के लिए कितना फ्री पाथ है। जैसे मैं यहां से चला, सामने दीवार है, वहां पे या तो मैं डायरेक्शन ऐसे करूंगा या ऐसे डायरेक्शन करूंगा, तो जो भी फ्री पाथ होता है गैस के पार्टिकल की मूवमेंट के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance traveled by a molecule between two successive collision। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ही तो फ्री पाथ रहेगा ना। मैं यहां से चला और सामने दीवार है, इसके बीच में अगर आपका कोई नहीं आया, है ना, मान लो, या ऐसे मान लो कि इसके बाद इसके बीच में मुझे क्या हो गया भाई, पहले एक कोई पत्थर रखा हुआ था, फिर कोई एक मेज रखी हुई थी, तो मैं यहां से और उस दीवार तक जाते जाते 5 जगह टकराया हूं। तो एवरेज जो होता ना, एवरेज, उसी को क्या बोलेंगे, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन होने के बीच में जितना भी उसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसी को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो ये आपका लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा किसके इक्वल होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। भाई कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, है ना, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, यू एवरेज एंड इसको डिवाइड कर दिया जाएगा Z1 से। तो यू एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होता है ना, और इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, Z1 से, और Z1 का फॉर्मूला मैंने निकलवा दिया था। यहां से यू एवरेज से यू एवरेज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो ये देखो भाई, मैं आपको पूरे प्रॉपर डेरिवेशन दे रहा हूं, प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं, प्रॉपर फार्मूले बता रहा हूं, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इससे इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन टर्म से रिलेटेड। ये काफी ऑलरेडी हाई लेवल की चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से आगे जाओगे, कुछ नोट करने वाली बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जैसे Z1 की अगर आप बात करोगे ना, कोलिजन नंबर की, उसका फार्मूला ये था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बात यू एवरेज की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दूं एंड एन स्टार की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूं, और मैं मान लूं कि हमारी गैस सेम है। अगर गैस सेम होगी तो ये कोलिजन डायमीटर एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब ये क्या होगा, तो ये √T है, √T और नीचे T, तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा यहां से कहने का मतलब ये है, अगर आपका सेम गैस हो, एक ही गैस हो, तो वहां पे जो कोलिजन नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √T के। क्यों? क्योंकि बाकी सारी गैस जैसे ही सेम होगी, बाकी सारी टर्म आपका क्या हो जाती है, जीरो, मतलब बाकी सारी टर्म कॉन्स्टेंट। गैस के सेम होते ही आपका सिग्मा फिक्स हो जाएगा। गिवन मिलता है, हालांकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिलता है कोलिजन डायमीटर, ठीक है, पर अलग अलग गैस के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। √8RT/m मास फिक्स हो जाएगा, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये आपका यहां से आ जाता है। इसको आप नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ना Z1 क्या लिखा था हमने, ना Z1 हमने क्या लिखा था, सॉरी,
Z1 हमने कोलिजन नंबर लिखा था, और Z11 जो है या 12 जो है वो हमारा कोलिजन क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने पुट किया, गैस सेम होते ही सिग्मा भी कांस्टेंट हो जाएगा, एम भी कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देखो, अब ये तो पी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके फॉर्मूला में एन स्टार स्क्वायर आता था, पी का स्क्वायर एंड टी का स्क्वायर, बट ये क्या 1/2, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, यानी कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 3/2 से, टी की पावर 3/2 से। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है मीन फ्री पाथ, वो ये हो गया जी यहाँ पे। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, पी के टी, ये सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। अगर गैस सेम है तो आपका जो मीन फ्री पाथ होगा वो टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, वो आपका टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब लास्ट जो स्लाइड है भाई, यहीं से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में ना, यहां से आपका मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन यहीं से देखे गए हैं। तो देखिए क्या है, कंडीशन अप्लाइड इन गैस पैरामीटर। तो हम मान लो कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास 3 ही तो टर्म है यहाँ पे पी वी टी, तो आप इनमें पी वी एंड एन तो फिक्स ही रखते हैं, इनमें से आप कोई भी एक टर्म को कांस्टेंट कर दीजिए और बाकी दो के बीच में रिलेशन देखिए। तो मान लो भाई आपने फर्स्ट कंडीशन क्या की, आपने यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर दिया और आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो आप सभी को पता कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखो जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया होगा तो Z1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि अगर आपने यहाँ पे अमाउंट और प्रेशर फिक्स कर दिया तो जो आपका कोलिजन नंबर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√T। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी Z11 वो होगी आपका 1/T की पावर 3/2, T की पावर 3/2, है ना। और वहां पे अगर आपने ये किया, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ना, लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू T/P। ठीक है, P कांस्टेंट हो गया तो ये आपका लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसी प्रकार मान लो भाई अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया, तो आप सभी को पता होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। कितना डिटेल में पढ़ाया, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट हो गई। Z11 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम को फिक्स रख दिया है एंड प्रेशर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो Z1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T के, एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसके, √P के। ठीक है, इसी प्रकार ये टर्म आ जाएगी एंड लैम्डा कांस्टेंट होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, भाई बताइए किस कंडीशन के लिए आपका जो मीन फ्री पाथ है वो कांस्टेंट होता है। तो लिखेंगे आपका कांस्टेंट अमाउंट, यानी कि जब आपने अमाउंट को फिक्स कर रखा है एंड वॉल्यूम को फिक्स कर रखा है, उस दौरान जो आपका मीन फ्री पाथ होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है। तो ये जितनी भी थ्योरी थी भाई, आपका कोलिजन मीन फ्री पाथ क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन डायामीटर क्या होता है ना, कोलिजन नंबर क्या होता है, ठीक है, कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ना, नंबर डेंसिटी क्या होता है, कोलिजन थ्योरी के क्या क्या अजम्पशंस है यहाँ पे अगर एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछे, सब कुछ मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। चलो सर, ये सब तो आपने बताया, कोई एक दो क्वेश्चन भी करवा दो। तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा जहां से भी आपको मिले। हालांकि कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर कोई फॉर्मूला उठा के पूछेगा। तो जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इफ मीन फ्री पाथ यानी कि लैम्डा इज 10 सेंटीमीटर एट 1 बार, एक बार पे दो लैम्डा वो इतना है,
its value then its value at 5 bar if the temperature is constant। देखो क्या कंडीशन बन गई, टेम्परेचर कांस्टेंट तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p है ना। तो यहाँ पे देखिए तो लैम्डा जो होता है आपका लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो फर्स्ट जो लैम्डा होगा उसका प्रेशर P1 होगा, सेकंड जो लैम्डा होगा उसका प्रेशर ये। तो पहला यहाँ पे इन्होंने बोला मीन फ्री पाथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये रहा, ये डिस्टेंस ही तो होता है ना एक प्रकार से। ये लैम्डा 2 आपको निकालना है। पहले प्रेशर कितना था आपका, नहीं पहले प्रेशर कितना था 1 बार, अब प्रेशर कितना हो गया 5 बार। सोल्व करोगे तो लैम्डा 2 जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई एक और मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपको, प्रैक्टिस खुद से कर लेना उसकी, है ना। उसका आप जो फार्मूले मैंने बताए उसी से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क जरूर दे देता हूं, हालांकि आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, तो ये एक क्वेश्चन होमवर्क है भाई, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप ग्रुप में बताइएगा कि इसका आंसर आपसे क्या निकला है। हालांकि आंसर मैं इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा। एट व्हाट टेम्परेचर, है ना, देखना, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी, at what temperature will be the collision frequency, at what temperature will be collision frequency, at what temperature will be collision frequency in N2 be equal to that in helium at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius if both gases are at a pressure of 1 bar। अब आपको प्रेशर दे रखा भाई दोनों का 1 बार है, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको मैंने कहा था ना कोलिजन डायामीटर एक कांस्टेंट टर्म होती है हर एक गैस के लिए, तो कोलिजन डायामीटर आपको गिवन है। कोलिजन डायामीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.373 नैनोमीटर फॉर N2 के लिए गिवन है। एंड आपका जो दूसरा है वह 0.218 नैनोमीटर फॉर हीलियम। अब आपसे यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा गया है कि एज्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एज्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो नंबर डेंसिटी है वो भी इक्वल है। देखो ना बहुत आसान है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो मैं आपको हिंट देके जरूर जाऊंगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट खुद करना है। यहाँ पे 46 केल्विन फर्स्ट ऑप्शन, 365 केल्विन सेकंड ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन की बात करोगे 298 केल्विन आ जाएगा, एंड डी ऑप्शन की बात करोगे 400 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी आएगा भाई, आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं हिंट दे देता हूं, देखो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास भाई दो अलग अलग गैस है, एक N2 है और एक आपका हीलियम गैस है। अब इन्होंने कहा भाई किस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर बताओ जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ N2, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं यहां से भाई देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 जो है ना N2 की, है ना, वो आपका इक्वल हो जाएगी Z11 हीलियम के, है ना। वो टेम्परेचर बताओ जब इन दोनों की कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, वो टेम्परेचर बताओ, है ना। हीलियम एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन N2, किस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएंगी। अगर पहले आपका टेम्परेचर, यानी कि आपको यहाँ पे T1 दे दिया भाई, आपको यहाँ पे T1 दे रखा है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस। T2 आपसे पूछा है, T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर आपसे केल्विन में पूछा, T2 आपसे निकालना, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। उसके बाद देखो बोथ केसेस प्रेशर आपका दोनों का ही सेम है, प्रेशर भी गिवन आपको यहाँ पे वो कितना है, वो 1 बार गिवन आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे कोलिजन डायामीटर यानी कि सिग्मा ऑफ N2 गिवन आपको, सिग्मा ऑफ N2 गिवन है कितना आपका 0.373, एंड सिग्मा ऑफ हीलियम आपका गिवन है 0.218 नैनोमीटर के अंदर है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे नंबर डेंसिटी जो है वो सेम बोला गया। देखो फार्मूला क्या बताया मैंने आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये वाला
कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने क्या बताया, ये वाला। तो देखो यहां से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, दोनों साइड आएगी, 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको एक बार अप्लाई करके देख लो चाहे आप वहां। तो अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूं, चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा 1/√2, ठीक है ना। क्या आएगा भाई यहाँ पे सबसे पहले 1/√2, एक मिनट भाई दोबारा से देखते हैं, 1/√2 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर, जल्दी से आ जाओ। तो ये हो गया, यहाँ पे करेंगे पाई सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा यहाँ पे कर दो n2 का स्क्वायर, इनटू में u यहाँ पे आपने जो डालनी ना वो URMS, वो है आपका 8RT, यानी कि इसको T1 मान लो, पाई M1 पाई MN2 मान लो। इसको इक्वल पुट करेंगे, देखो नहीं अभी क्या आ रहा था यहाँ पे n स्टार का स्क्वायर आ रहा था, n स्टार का स्क्वायर आ रहा था। इसको इक्वल पुट कर देंगे किसके, इसको एक मिनट भाई, इसको आप यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है। इसको इक्वल पुट कर देंगे सेम वही 1/√2 पाई इंटू में अब हो जाएगा सिग्मा हीलियम का स्क्वायर, इंटू में कर देंगे यहाँ पे आपका 8RT2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड पाई क्या हो जाएगा आपका M2 बेसिकली हीलियम के लिए आएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्टार का स्क्वायर। N2 इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम बोला है, ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड यहाँ से भी जो जो कैलकुलेट कर सकते हो कर लेना। इन दोनों का रेशो, इसका वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है ना, M पता होता है हमें, N2 M ये पता होता है, एक टेम्परेचर गिवन है, दूसरा टेम्परेचर निकाल लोगे। होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है भाई जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, या ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था जी हमारा लास्ट पार्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन थ्योरी फॉर गैसियस स्टेट। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके गैसियस स्टेट के मेरी तरफ से सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये टॉपिक भी आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में लिख दिया इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है इस वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।